दिन ढल गया था। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। हालांकि मुखिया भानु प्रताप के बेटे के ब्याह को महीना भर बीतने को आया था, लेकिन मुखिया की बड़ी सी हवेली अब भी रोशनी से नहाई नजर आ रही थी। क्योंकि ऋतुराज मुखिया का इकलौता बेटा था, इसलिए मुखिया और उसकी पत्नी रेवती जश्न के किसी मौके से चूकना नहीं चाहते थे। आधी रात का वक्त था। अचानक ही नई दुल्हन रश्मि जोर जोर से खांसने लगती है। रश्मि, क्या हो रहा है तुम्हें? अचानक से क्यों इतना खांसने लगी? ऋतुराज ने रश्मि को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन रश्मि खांसते खांसते बेदम हुए जा रही थी। ऐसा लगता था उसके गले में कुछ फंस गया हो। ऋतुराज को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपने माँ और बाबूजी को आनन फानन में अपने कमरे में बुला लिया। क्या हुआ बहू? रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अच्छी खासी खाना खाकर सोई थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? रश्मि का पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तुम रुको, हम अभी हनुमान बाबा के मंदिर से लाया हुआ जल पिलाते हैं। बाबा ने चाहा तो बहू रानी एकदम ठीक हो जाएंगी। रेवती मंदिर में से एक पानी की बोतल निकालती है और 2 बूंद पानी बहू रश्मि के मुंह में डाल देती है। 2 बूंद पानी मुंह में जाते ही रश्मि की आंखें खून की तरह लाल होने लगती है और वो उल्टी करना शुरू कर देती है। रश्मि की उल्टी में सिर्फ राख ही राख निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर घर में सभी लोग हैरान थे। उल्टी करने के बाद बहू रश्मि कुछ शांत हो गई थी। ये क्या हो रहा है बहू को? ऐसा क्या खाया था इसने जो इसकी ऐसी हालत हो गई? पिताजी, इसको थोड़ा सर दर्द था, इसलिए इसका खाना मैं कमरे में ही ले आया था। इसने वही सब खाया जो हमने खाया। वो देखिए, इसकी थाली अभी भी कमरे में ही रखी हुई है। ऋतुराज थाली के पास जाकर देखता है। बचे हुए भोजन में भयंकर दुर्गंध उठ रही थी और कीड़े रेंग रहे थे। छी पिताजी, इस थाली में तो कीड़े रेंग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कुछ तो गड़बड़ जरूर है जी। पिछले कई दिन से लगातार घर के आंगन में बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। चाहे जितना भगाओ उस मनहूस को, लेकिन कमबख्त ऐसा लगता है जैसे हमारे दरवाजे पर बैठकर ही रोने को आती है। इतना ही नहीं, हर रोज हमारे घर दूध फट जाता है। दूध का फटना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। अरे भाग्यवान, तुम चुप करो। कौन से जमाने की बातें लेकर बैठ गई हो? थोड़ा सावधानी रखोगी तो कल से दूध नहीं फटेगा। आपको क्या लग रहा है 25 सालों तक गृहस्थी चलाने के बाद अब मैं अचानक से इतनी लापरवाह हो गई कि रोज मेरी गलती से दूध फटने लगा? आप मानो ना मानो, मेरी अम्मा कहती थी दूध और पूत एक समान होते हैं। रोज रोज दूध का फटना और उसमें से भयंकर दुर्गंध का उठना, इसका मतलब घर के बच्चों पर कुछ न कुछ संकट जरूर है। आधी रात का वक्त है, किसी तरह ये रात बिताओ, कल देखते हैं। हमसे जो बन पाएगा वो करेंगे, घबराओ नहीं। रेवती, मुखिया और ऋतुराज सभी लोग मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि आज की रात रेवती भी ऋतुराज के साथ उसी कमरे में रुकेगी। मुखिया अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। देर रात गए बेटे की चीखों की आवाज सुनकर रेवती की नींद टूटती है। सामने का नजारा देखकर उसके पांवों के तले जमीन खिसक जाती है। रेवती ने देखा उसकी बहू रश्मि के लंबे काले बाल भयानक तरीके से उसके चेहरे पर फैले हुए हैं, जिनमें से उसका चेहरा मुश्किल से ही नजर आ रहा था। बहू के मुंह से बेतहासा लार चू रही थी और वो ऋतुराज के सीने के ऊपर चढ़ी बैठी हुई दोहरी आवाज में गुर्रा रही थी। उसके हाथ में गिलास का एक टूटा हुआ टुकड़ा था, जिसे वो ऋतुराज को सीने में घोंपने की कोशिश कर रही थी। रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो पति है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? क्यों मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उसे। रेवती की बात सुनकर रश्मि गुर्राते हुए मुड़कर रेवती की ओर देखती है। छोड़ दूं? याद है ना, प्यार की सजा सिर्फ मौत होती है। तेरे बेटे ने अपराध किया है, अब उसे सजा भी तो देनी होगी ना। ये क्या बक रही हो? रश्मि, होश में आओ। रश्मि नहीं, कमला हूँ मैं। नाम तो याद है ना मेरा, या मैं याद दिलाऊं? अपनी नई नवेली बहू के मुंह से कमला का नाम सुनकर रेवती को मानो लकवा सा मार गया था। कुछ पलों तक वो अपने स्थान पर सन्न से खड़ी रहती है। उसके बाद
वो चीखते हुए नीचे की ओर भागती है। सुनते हैं, अनर्थ हो गया। लौट आई है वो वापस आ गई। अब हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। पत्नी की चीख को सुनकर मुखिया दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ? कौन वापस आ गई? हुआ क्या है तुम्हें? अरे इतना घबराई हुई क्यों हो? वो कमला वापस आ गई। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे बेटे की जान खतरे में है। अरे होश में आओ। कौन कमला? वो वापस कैसे आ सकती है? तुम्हें पता नहीं, सालों पहले मर चुकी है वो। जानती हूँ, सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई। इसीलिए तो डर रही हूँ कि अब मेरे बेटे की जान खतरे में है। 30 साल पहले। भाभी साहब, ये लाल चुनरी ओढ़कर आईने में खुद को देखकर बड़ा इतरा रही हैं। विधवा हो आप, और विधवा को ये लाल रंग शोभा नहीं देता। ये रुपेश की दी हुई लाल चुनरी है। ये मेरा भाग्य बदलेगी। अब एकादशी के दिन ब्याह है मेरा। इसी लाल चुनरी को ओढ़कर 7 फेरे लूंगी, और फिर ये मनहूस सफेद रंग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा मुझसे। फिर कोई मुझे मनहूस ना कहेगा, कोई मुझे रंगों से दूर ना करेगा। मैं भी खुलकर जीऊंगी। क्या कहा? शादी? हम मारवाड़ी लोगों के लिए हमारे मान सम्मान से बढ़कर कुछ ना होवे है। भूलो मत, मारी भाभी सा हो आप। भाई साहब चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आप आज भी इस घर की बहू हो। अपनी जिंदगी में रंग भरने का अधिकार सबको होता है। मुझे स्वीकार ना है ये विधवा वाला जीवन। मैंने तो आपके बेटे का मुंह भी नहीं देखा मासा। इधर मेरी डोली उठी और उधर आपके बेटे की अर्थी उठ गई। मुझे बताओ, मैं किस गलती की सजा भुगतूं सारी उम्र? मैं अपना जीवन फिर से गुलजार करना चाहती हूँ। बहुत प्यार करे हैं वो रुपेश मने। मुझसे शादी का वादा किया है उसने। कहता है अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा मुझे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ू। मुझे जाने दो। मैं कभी मुड़ के ना देखूंगी इस घर की तरफ। मुझे आप लोगों से कुछ ना चाहिए। मैंने कहा था ना पिताजी, ये पतंग अब आसमान में उड़ रही है। मुंह की कही बात इसकी समझ में नहीं आएगी। इसकी तो डोर ही काटनी पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो भाभी साहब, हमारे खानदान में प्यार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हमने तो यही चाहा कि आप सारी उम्र आराम से हमारे घर में हमारे खानदान की इज्जत बनकर रहो, लेकिन आपको ये इज्जत राजकोनी नहीं आई। कमला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भानु प्रताप, उसके माँ बाप और दूर खिड़की से झांकती रेवती, किसी ने भी कमला के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं किया। सबसे पहले कमला के मुंह में एक कपड़ा ठूसा गया और उसके बाद रस्सी से मजबूती से उसके हाथ पैर बांध दिए गए। अंत में फांसी का फंदा पंखे से लटकाकर उसे फंदे से लटका दिया गया। मरने से पहले कमला के हाथों से ही भानु प्रताप ने एक चिट्ठी लिखवाई, जिसमें कमला ने आत्महत्या करने की बात कबूली और लिखा कि वो अपने पति के गम में अपनी जान दे रही है। गांव में भानु प्रताप के परिवार का दबदबा था। किसी ने भी विधवा कमला की मौत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया। सबको ये मौत स्वाभाविक लगी और कुछ ही दिनों में सभी लोग कमला को भूल गए। 30 बरस का लंबा समय बीत गया और भानु प्रताप का बेटा ऋतुराज आज के समय में रश्मि से प्रेम करने लगा। बेटे की पसंद को मान देते हुए भानु प्रताप और रेवती ने उसकी शादी धूमधाम से रश्मि के साथ कर दी। भानु प्रताप और रेवती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अतीत इस तरह से अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज के दिन ऋतुराज, बेटा घबराओ नहीं, हम कुछ होने नहीं देंगे तुम दोनों को। मुझे तो यही लगा था कि इस कुलक्षणी से पीछा छूट गया, लेकिन ये तो मानो घात लगाए बैठी थी। मैंने अपने कुलगुरु को सूचना भिजवा दी है, वो कुछ ही देर में आते होंगे। तेरी जैसी दुष्ट आत्मा को ठीक करना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। रेवती, वो जल कहाँ है? जल्दी से उसकी कुछ बूंदे बहू के ऊपर डालो। जब तक कुलगुरु यहाँ नहीं पहुँच जाते हमें स्थिति को संभालना होगा। रेवती जल की कुछ बूंदे बहू रश्मि पर डालती है तो रश्मि चीखते हुए ऋतुराज से छटक कर दूर हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। चिल्लाते हुए वो जमीन पर गिरकर अपने होश खो बैठती है। जल्दी से स्टोर रूम से रस्सी लेकर आओ, तब तक मैं रश्मि को संभालता हूँ। इसे रस्सी से बिस्तर के साथ मजबूती से बांधना होगा ताकि ये परिवार में किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। हिम्मत रखो रेवती, सब सही हो जाएगा। भानु प्रताप और रेवती मिलकर बहू रश्मि को बिस्तर से बांध देते हैं।
तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है गुरुजी आ गए। आप लोग जाइए माँ, गुरुजी को लेकर आइए। मैं यही कमरे में रहकर रश्मि पर नजर रखता हूँ। रेवती और भानु प्रताप कुछ क्षणों के बाद गुरुजी को साथ लेकर रश्मि और ऋतुराज के कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कमरे का दृश्य देखकर उनके पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। ऋतुराज ने अपने होठों पर बहुत सारी लाली लगा रखी थी। आंखों में जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा काजल लगा था। पत्नी रश्मि की ओढ़नी लपेटकर वह छत के पंखे से उल्टा लटका हुआ था। सच को छुपाने से अब कोई फायदा नहीं था। अपने बेटे और बहू की जान बचाने के लिए भानु प्रताप कुल गुरु को 30 साल पहले घटी हुई घटना शब्द सा सुना देता है। ये आत्मा सिर्फ अतृप्त ही नहीं, बेहद क्रोधित भी है। आपने जो इसके साथ किया वो अन्याय था। एक 18 बरस की कन्या जिसने एक दिन को भी पति का सुख नहीं देखा, यदि वह पूर्ण विवाह करके अपना जीवन सुख से बिताना चाहती थी तो इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। किंतु आपने उसके सारे सपनों को चकनाचूर करके छोड़ दिया। कर्म का चक्र बहुत जटिल होता है मुखिया जी। ये कमला सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं बल्कि बहू रश्मि को भी अपने साथ ले जाने के लिए आई है। उसकी हत्या करते समय आपने जो वाक्य कहे उसी वाक्य में इसकी आत्मा उलझ कर रह गई। आपके शब्द थे प्रेम करने की सजा मौत होगी। अब क्योंकि आपके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया है इसलिए ये इन तीनों को भी मौत की सजा दिए बिना शांत नहीं होगी। बाबा की बात सुनकर रेवती और भानु प्रताप सर पटक पटक कर रोने लगते हैं और अपने किए के लिए माफी मांगने लगते हैं। अवश्य कमला से जुड़ी कोई वस्तु इस हवेली में आज भी है और इसी वस्तु के मोह में वो आज भी हवेली में भटक रही है। क्या कोई ऐसी वस्तु थी? कमला का कमरा कहाँ है? जिस कमरे में वो रहा करती थी, क्या आप मुझे वो कमरा दिखा सकते हैं? उसका कमरा तो उसकी मौत के बाद से ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भानु प्रताप बाबा को कमला के कमरे में ले जाता है जहां उन्हें उसकी अलमारी में लाल जोड़ा रखा हुआ दिखाई देता है। आपने तो कहा कि कमला विधवा थी, फिर उसकी अलमारी में ये लाल जोड़ा कैसे? बाबा, जिस दिन उसकी मौत हुई उसके 2 दिन बाद वो घर से भागकर शादी करने वाली थी। ये जोड़ा उसे उसके प्रेमी ने ही शादी के लिए दिया था। लाल जोड़े में सजने का उसका अरमान अधूरा ही रह गया। शायद इसीलिए वो मरकर भी यहां से नहीं गई। मैं बाधा मुक्ति के लिए उपाय शुरू करता हूं। जैसे ही मैं इशारा करूं तुम उसका ये जोड़ा हवन कुंड में डाल देना। बाबा ऋतुराज के कमरे में जाकर बाधा मुक्ति के लिए यज्ञ शुरू करते हैं, जिसके कारण कमला विचलित होने लगती है। अचानक चीखते हुए ऋतुराज रश्मि को खोलने लगता है और उसी रस्सी से पंखे पर फंदा तैयार करने लगता है। ऋतुराज एक स्त्री की भयानक आवाज में लगातार हंसता जा रहा था। तभी रश्मि को फंदे से लटकाकर वो गुस्से में चिल्लाया, बंद करो ये सब, नहीं तो ये बहू रानी जान से जाएगी। बाबा, बाबा कुछ करिए। कमला की धमकी के बाद भी बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जाते हैं, जिससे घबराकर ऋतुराज अपने कानों पर हाथ रख लेता है। जल्दी से वो जोड़ा भस्म कर दीजिए, उसकी शक्तियां कम हो रही है। बाबा का इशारा मिलते ही भानु प्रताप कमला का लाल जोड़ा और उसके अरमान जलाकर राख कर देता है। ऋतुराज चीखते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से धुएं का एक बवंडर निकलकर आसमान में मिल जाता है। भानु और रेवती मिलकर बहू रश्मि को फंदे से आजाद करा लेते हैं और वो हवेली छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बना लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।